वो जो है गोलबंद हो गए हैं, जाति का नेता खड़ा हो गया है। उन जातियों को आगे बढ़ाकर उनका वोट लेने के लिए और उन लोगों को टिकट देकर और इस तरह से कर लिया जाता है और 10 से 15 जाति के बीच में ही पूरे इलेक्शन होके आ जाता है, उसी से एमएलए बन के चुन के आ जाते हैं और सरकार चलती है। तो इच्छा शक्ति कहाँ से होगा? उसमें तो ये पहले जैसा नहीं हुआ कि पहले देखिए कर्पूरी ठाकुर थे। ये तो बढ़ रहा है ना, प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर थे, तो वो सोशलिस्ट लोग थे, समाजवादी थे। तो उस समय में हमको लगता है कांग्रेस के विरोध में जो सोशलिस्ट लोग लड़ाई लड़ते थे, तो इसका नेतृत्व जितने बैकवर्ड की जातियां हैं, कुर्मी, कोयरी, यादव, चाहे और चंद्रवंशी, सहनी, इधर के जितने लोग को आप उठा लीजिएगा, यादव, ये सभी जातियां कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जो है अपने आप को पीछे रखकर, उनको आगे रखकर अपनी लड़ाई, अपने हक हिस्सा की बात करते थे और लड़ा जा रहा था। लेकिन और इसमें सब जाति है, इतने बैकवर्ड के लोग थे, सब जो है कर्पूरी ठाकुर को एक स्वर में उनको अपना नेता मानकर चल रहे थे। जबकि हमारे ठाकुर जाति का, नाई जाति का, हजाम जाति का संख्या आज के डेट में अगर टिकट देने की बात हो तो हम देखिए किसी भी पार्टी ने दिया है क्या? कहीं से टिकट दिया है हजाम को? क्यों नहीं दिया भाई? जो बिहार का मुख्यमंत्री हमारे जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए और सभी पिछड़ों की हित की बात किए, दलितों की बात किए, तो आज कहाँ फेंका गया है? उस जाति के लोग कहाँ छूट गए पीछे? उसी तरह से हमारे नेता एक रामविलास पासवान जी भी हुए, जिनके लिए नारा लगाया करता था, यादव जाति हो, कुर्मी जाति हो, कोयरी जाति हो या और भी जितने पिछड़ा दलित हैं, धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। उस समय में कहाँ था ये भेदभाव? यादव भी लगाते थे, कुर्मी भी लगाते थे, सभी जाति जो है रामविलास के साथ, उनके भी साथ थे और नारा लगाते थे, कोई और अपना नेता मानते थे। मैं अपने घरों पर हमारे भैयारी जो है पवन जी, एक्स अध्यक्ष, जो माने पराया प्रखंड अध्यक्ष भी रहते रहे हैं, अपने गांव में अपने दरवाजे पर रामविलास जी का एक भव्य फोटो रखा करते थे और बड़ी गर्व से माने उनका ये रहता था कि रामविलास जी हमारे नेता है। तो जाति तो वहां टूट गया था ना। लेकिन आज क्या है कि हमारे नेता लोगों का जो इच्छा शक्ति है वो भी कम हो रहा है और फिर इसके साथ साथ वो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के तरफ सिमटते जा रहा है, व्यक्तिगत पद के लोभ में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रत्येक जाति अब अपने अपने जाति के नेता, चाहे उसमें काबिलियत उस लेवल की हो या ना हो, है कि नहीं, लेकिन अपने अपने जाति की तरफ सिमट रहे हैं। तो यह जातंक जो है, ये तो अब जो है प्रत्येक दिल में मैंने जगह बना लिया, दिमाग में जगह बना लिया। इससे निपटने का यही है कि माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है। समस्या है तो उसका निदान भी निश्चित है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बस जी, अगर अगर आपको जातंकवाद को खत्म करने के लिए अगर सबसे शक्तिशाली हथियार चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? वह कानून से या शिक्षा से या शासन प्रशासन में पूर्ण भागीदारी से? जी, और कैसे? सबका समाधान बाबा साहब के शब्दों में कि सत्ता वो चाबी है
जो सभी समस्या रूपी ताला को खोलता है। तो ये भी हम्म, अनेक समस्याओं में एक समस्या, प्रबल समस्या जातिवाद है कि नहीं? तो वो जब कह दिए बोधिसत्व संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज की सत्ता वो चाबी है जो सभी समस्या रूपी ताला को यूं खोलता है, तो निश्चित तौर पर इसका समाधान अनुपातिक भागीदारी सत्ता में सही होगा। और वहां पर अगर हम जाते हैं तो देखिए, बुद्ध तो ज्ञानी हुए, ज्ञान प्राप्त किए, ज्ञान की खोज में घर छोड़ के निकले थे, ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन उस ज्ञान को फैलाया किसने, सरजमीन पर उतारा किसने? सम्राट अशोक। उसने जब उनको जब समझ में आ गई, क्योंकि वो शासक थे, तो उन्होंने, बुद्ध कहाँ जाते, कपिल वस्तु से निकले और गया, और कुछ मतलब सारनाथ इधर उधर इसी इतने ही एरिया में घूमते रहे। लेकिन बुद्ध जब बुद्ध की ज्ञान को जब एक शासक अपना धर्म समझ लेता है और उसको आगे फैलाना चाहता है, इच्छा शक्ति थी, सही समझदारी थी, तो वह महान सम्राट अशोक के रूप में जाने जाते हैं और अपने बेटा बेटी को भी श्रीलंका भेजते हैं। दुनिया में इस विचार के विस्तार पर काम कर गए और इतना मानवतावादी काम किए। इसलिए सत्ता तो सभी समस्या का समाधान करा देगा, लेकिन सत्ता में जाने देने के लिए दो ही तरीका है। वोट देने वाला, बाबा साहब जो वोट का अधिकार आपको दिए, ये आसानी से तो नहीं मिला था, ये राजा चुनने और बनने दोनों के लिए मिला हुआ है। तो वोट देने वाला और वोट लेने वाला, अगर इन दोनों का मन स्थिति बदल जाए, इच्छा शक्ति हो जाए, माने उनमें जागरूकता अगर हो जाए, तो वोट देने वाला भी जो इतने मशक्कत के बाद जिनको वोट देने का अधिकार राजा चुनने का और बनने का मिला, वो उस वोट को बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। और फिर लेने वाला, अगर आप दिए उसी भावना से, लेकिन वह मन में कुछ और रखे हुए था, आप कई 5 वर्षीय तक आप प्रत्येक बार अच्छे को चुनिएगा, लेकिन वो अगर अंदर से षड्यंत्रकारी होगा, वो अगर स्वार्थी होगा, तो आपका वोट 5 साल के लिए तो प्रत्येक बार खराब किया जा सकता है। तो लेने वाला और देने वाला दोनों अगर ईमानदार हो जाए, जागरूक हो जाए, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि ये जाति का जो आतंक है, ये भी खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब जिसको मिटा देने की बात बहुत प्रबलता से बोल गए हैं कि इसको एकदम मिटाना चाहिए देश हित में, समाज हित में, तो इसी से होगा। और वोट का जो अधिकार है ना, उससे बड़ा अस्त्र कुछ नहीं है। वो जो है सबसे अंतिम हथियार है। और ये जो है वन मैन वन वोट वन वैल्यू जो है ना, इसके महत्ता को हम लोगों को जानना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे प्रत्येक नागरिक कि नहीं, इसका हम तत्काल हम कुछ अपना काम कर लेते हैं, फिर एक समय आएगा तो हम इसमें लगेंगे। कोई आदमी ये सोचे कि रिटायरमेंट के बाद, कोई आदमी ये सोचे कि हम तब तक अपना बिजनेस चला लेते हैं, थोड़ा हम ये होंगे तो बच्चा लोग करने लगेगा, तब जाके हम इसमें, तब तो फिर आपके पास ऊर्जा बचेगा कहाँ, समय कहाँ बचेगा। ये एक दिन का तो कार्यक्रम नहीं है जिसको चाहिएगा कि हम इस लिमिट समय में हम अपने मन मुताबिक व्यवस्था परिवर्तन करा दें, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए इस काम में आपको प्रत्येक लोगों को, जो चाहते हैं कि देश हित में, समाज हित में ये अगर काम है, इसमें हम अपना समय निकाल के दें, जितना ही दीजिए। लेकिन अगर सब लोग देते हैं तो एक बूंद, एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, समुद्र भर जाता है, तो उसी तरह से प्रत्येक लोगों का अगर इधर झुकाव हो जाए, है ना, और इसमें जन आंदोलन भी चलाया जाए, क्रांति, जागरूकता का क्रांति भी पैदा किया जाए, तो निश्चित तौर पर
संभव है, असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है और सब असंभव काम को मनुष्य ही संभव कर पाते हैं। तो इसीलिए आपका जो ये प्रश्न है, इस पर हमारी जो माने विचार थे, उस विचार से हमने आपको अवगत कराया। ठीक है केशव जी, और जी सर, आप अंत में सर इस देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? इंसान को देश के भीतर जो जातंकवाद है उससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? एक जागरूक नागरिक के रूप में जातंकवाद के खिलाफ हमारी दैनिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? जिम्मेवारी यही है कि हम लोग, ये कुरीति है, हमारे हम्म मानवता के लिए कलंक है। इस कलंक को आप जितना जल्दी, जैसे आपके पास अगर कोई बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए हम्म और वो प्राथमिक स्टेज में है, हम्म प्रथम स्टेज में है, द्वितीय स्टेज में है, तब अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर दिए, उसको आप जांच कराना शुरू कर दिए, फिर जो डॉक्टर द्वारा आपको जो इलाज हम्म दिया जा रहा है उसका अमल आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम्म फिर से आप स्वस्थ हो जाइएगा। लेकिन जितना समय आप आगे के दिन पर टालते जाइएगा, तो आप तो भली अगले के कृत्य के चलते आज कुछ हम्म अच्छे जीवन जी रहे, हम्म लेकिन ये जीवन और नारकीय हो जाएगा। आपके बच्चे, जो भविष्य है आपका, बेटा पोता परपोता, उसका जीवन और भी माने नरक से भी बदतर का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यदि हम सब नहीं जगे। तो प्रत्येक का यह माने पुनीत कर्तव्य समझिए, कर्तव्य नहीं पुनीत कर्तव्य है कि इससे ऊपर उठे और इसकी खात्मा पर अपना जितना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन हम्म। दे सकते हैं, दे। यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो भी जनता जनार्दन, जो भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जातंकवाद को समझने में सक्षम हो पाएंगे और आने वाले समय में जातंकवाद से लड़ने के लिए वो भी आंकड़े जुटा पाएंगे कि किस प्रकार से जातंकवाद हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है, उसे नष्ट करते जा रहा है। तो जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय जय, सर। जी जी, जय संविधान सबों को, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत।